नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एसटी विद सुमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न बनते हैं तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग क्रिया पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्रिया की परिभाषा पढ़ेंगे, क्रिया के मुख्य भेद देखेंगे और इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। जब हम लोग क्रिया से बनने वाले प्रश्नों को समझ लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। पहले हम लोग प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद हम लोग विस्तार से क्रिया को समझेंगे। जैसे कि प्रश्न दे दिया जाता है, कोई वाक्य दे दिया जाता है कि टहलना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। इसमें पूछा जाएगा कि टहलना में कौन सी क्रिया है, और फिर आगे लिखा हुआ कि राजू ने लिखकर पढ़ना प्रारंभ किया। इसमें बताना होगा कि लिखकर पढ़ना मतलब कि लिखकर में कौन सी क्रिया है। मालिक नौकर से काम करवाता है, करवाता में कौन सी क्रिया है। उसने राहुल को डंडे से मारा, इसमें कौन सी क्रिया है। मतलब इसी तरह के प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सी क्रिया है। आप लोगों ने देखा, मतलब कि पहले हम लोगों ने देखा कि कम से कम 8 से 9 क्रिया के भेद हैं, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी क्रिया है। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, नहाना, मतलब बनाना, बनाई, लाएगा, लाना, पीना, खाना। दिन भर में हम लोग मतलब जो भी क्रियाएं करते हैं, वो सब जो भी काम हम लोग करते हैं वो सब क्रिया से संबंधित है। अब क्रिया के मुख्य जो 2 भेद है उसको देख ले, जिसमें लिखा है पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। अब चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है, सकर्म यानी कि कर्म मिला हुआ। और उदाहरण में जैसे लिखा हुआ है कि राम भोजन खाता है, सूर्य नृत्य करती है, बच्चा पुस्तक पढ़ता है, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। यहाँ पर खाना, ये करती लिखा हुआ है, पढ़ता बजाते, ये जो क्रियाएं हैं इनका फल क्रमशः भोजन, नृत्य, पुस्तक और बांसुरी पे ही पड़ेगा, ना कि कर्ता पे पड़ेगा। मतलब कि राम, सूर्य, बच्चा और कृष्ण पे इसका जो फल है वो नहीं पड़ेगा। मतलब कि भोजन को खाया जा रहा है ना, तो भोजन से ही संबंध है खाने का। नृत्य किया जा रहा है, नृत्य हो रहा है, पुस्तक को पढ़ा जा रहा है, मतलब बांसुरी ही बजेगी। तो वही कहने का मतलब है कि सकर्मक क्रियाएँ, मतलब सकर्मक क्रियाओं में कर्ता को छोड़कर क्रियाएं कर्म पे अपना फल मतलब पड़ता है। कर्म पे क्रिया का फल पड़ता है, बस इतना ही समझना है। अब हम लोग अकर्मक क्रिया देख लेते हैं। अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल सीधे कर्ता पर ही पड़ता है, मतलब इसमें कर्म से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि मोहन हंसता है, कोमल गाती है, पक्षी नहाते हैं, बच्चा रोता है। इन सब में आप लोग देख सकते हैं कि मोहन ही हंस रहा है, कोमल गा रही है और पंछी नहाते हैं, बच्चा रोता है। इसमें कर्म है ही नहीं, यानी अकर्मक क्रिया। मतलब कर्म से कोई मतलब नहीं, आसानी से मतलब इसे भी आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। आगे हम लोग क्रिया के जो अन्य भेद हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, तीसरे नंबर पर है सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नामबोधक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए हम लोग इन्हें विस्तार से देखते हैं ताकि आसानी से हम लोग इसे समझ सकें। तो पहले हम लोग द्विकर्मक क्रिया देखते हैं। मतलब कि हम लोगों ने इसके पहले सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया देखा, ये 2 क्रिया हो चुकी हैं। अब हम लोग तीसरे नंबर पर द्विकर्मक क्रिया देखेंगे। लिखा हुआ कि वह क्रिया जिसके साथ वाक्य में 2 कर्म आते हैं। द्विकर्मक 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि मतलब 2 ही हैं, मतलब 1 से अधिक आ सकते हैं। जैसे कि माँ बालक को दूध पिलाती है, यहाँ पे कितने कर्म हो गए, 2 कर्म, यानी कि माँ तो कर्ता हो गई और बालक और दूध यानी कि 2 कर्म हो गए। और मतलब जो पिलाना है ये क्रिया है, तो यानी कि इसमें क्रिया मतलब का 2 मतलब कि दोनों कर्म से संबंध है। बालक पी रहा है और दूध को पिया जा रहा है। इस तरह से यहाँ पे द्विकर्मक है। आप लोग देख सकते हैं कि दूसरे नंबर पर लिखा है कि उसने राहुल को डंडे से मारा। उसने कर्ता हो गया, राहुल कर्म हो गया। मतलब कि मार कौन खाया, राहुल खाया, तो कर्म हो गया। और किससे मार खाया, डंडे से मार खाया, यानी कि जो मार खाने वाली, मतलब जो मारा गया, जो मार पड़ी, मतलब जो क्रिया हो गया मारा, और उसका राहुल और डंडे दोनों कर्मों से संबंध है, इसलिए यहाँ पे द्विकर्मक है। फिर धोबी ने कपड़े को सर्प से धोया, यहाँ पे कपड़े और सर्प 2 कर्म हो गए। फिर रसोईया ने पकौड़े को सरसों के तेल में तला, और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मतलब कि 2 कर्म हो गए। यानी कि रसोईया तो करता हो गया, पकौड़े को और सरसों के तेल में, यानी कि ये 2 कर्म हो गए, और मतलब कि तलना क्रिया हो गई। इस तरह से द्विकर्मक क्रिया यहाँ पे हो गई। अब हम लोग संयुक्त क्रिया को देख लेते हैं। जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनती है, धातु मतलब क्रिया से ही संबंधित है, धातुओं के योग से बनती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे रेखा सोने लगी, सोना भी है और लगना भी है, यानी कि 2 क्रियाएं मिल गई। यहाँ पे सोने लगी,
और दूसरे में लिखा है कि वह घर पहुंच गया। पहुंचना और गया यानी कि दो धातु मिलके यहाँ पे क्रिया बनी हुई, इसलिए यहाँ पे संयुक्त क्रिया है। अगले नंबर पे 5वें नंबर पे है सहायक क्रिया। जो क्रियाएं मुख्य क्रिया की काल रचना में सहायक होती हैं। काल रचना आप जानते होंगे, काल मतलब कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इन तीनों मतलब कि काल से संबंधित है। जिसमें काल रचना में जो क्रियाएं सहायक होती हैं वो सहायक क्रिया कहलाती हैं। जैसे सीता सो चुकी है, यहाँ पे सोना जो है वो तो क्रिया हो गई, और चुकी है मतलब कि ये सहायक क्रिया हो गई। और दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है कि रीना पढ़ रही है। पढ़ना जो है, पढ़ जो लिखा हुआ है वो मुख्य क्रिया हो गई यानी कि क्रिया हो गई, और रही है यानी कि सहायक क्रिया हो गई। इस तरह से मतलब कि हम लोगों ने सहायक क्रिया को भी देख लिया। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं, 6ठे नंबर पे देखते हैं कौन सी क्रिया है। चलिए अब हम लोग पूर्वकालिक क्रिया को देख लेते हैं। जब कर्ता एक कार्य को पूर्ण कर उसी क्षण दूसरी क्रिया की ओर प्रवृत्त होता है। कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति है एक कार्य को पूरा कर लेता है और उसी क्षण दूसरे कार्य की ओर चलता है, मतलब दूसरा कार्य करता है, तब पहली जो क्रिया होती है उसमें वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, मतलब उसने भोजन किया, ये बाद की क्रिया है, और उसने पहले क्या किया, उसने पहले नहाया, तो जो नहाकर लिखा हुआ है वो पूर्वकालिक क्रिया है। मतलब ऐसे ही प्रश्न बनता है, मतलब कि प्रश्न दे दिया जाएगा कि कोई वाक्य दे दिया जाएगा कि उसने लिखकर पाठ याद किया, फिर पूछा जाएगा कि इसमें लिखकर कौन सी क्रिया, तो आपका आंसर होगा पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि उसके बाद लिखने के बाद उसने क्या किया, उसने पाठ याद किया। फिर है तीसरे नंबर पर, मोहन ने खाना खाकर आराम किया। पहले खाना खाया पूर्वकालिक क्रिया हो गई, पहले की क्रिया हो गई, और फिर उसके बाद उसने आराम किया। पिताजी अखबार पत्र पढ़कर बाजार गए, तो इसमें मतलब कि दो क्रियाएं हैं, गए और पढ़कर, तो इसमें जो मतलब पूर्वकालिक क्रिया है वो पढ़ के है। मतलब कई तरह से प्रश्न बन सकता है। ऐसे बन सकता है कि मतलब कि दे दीजिए कि पिताजी अखबार पत्र पढ़कर बाजार गए, इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, तो आंसर होगा पढ़कर। बस ऐसे ही, इतना ही बस मतलब समझना है। चलिए हम लोग अगली क्रिया को देख लेते हैं। अगली क्रिया का जो भेद है वो है नामबोधक क्रिया। नामबोधक क्रिया मतलब कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर बनने वाली क्रिया नामबोधक क्रिया कहलाती है। मतलब इसके नाम से हम लोग समझ सकते हैं, मतलब कि उस क्रिया में मतलब कोई सी भी क्रिया है उसमें अगर संज्ञा और सर्वनाम जुड़ा रहेगा तो वो नामबोधक क्रिया कहलाएगी। जैसे कि भस्म होना, दुखी होना, निराश होना। भस्म यानी कि भस्म क्या है, संज्ञा हो गई, दुखी भी एक संज्ञा है, निराश भी संज्ञा है, और इसमें मतलब कि जुड़ने के बाद ये नामबोधक क्रिया बन जाती है। चलिए हम लोग 8वें नंबर पे जो क्रिया है उसे 8वीं क्रिया है क्रियार्थक क्रिया, यानी कि जब क्रिया संज्ञा की तरह प्रयुक्त होती है, मतलब कि क्रिया तो रहेगी लेकिन वो संज्ञा की तरह दिखाई देगी। जैसे कि टहलना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। अब इसमें पूछ लिया जाएगा कि टहलना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है में टहलना कौन सी क्रिया है, तो आपका आंसर होगा क्रियार्थक क्रिया। मतलब कि क्रिया तो है लेकिन उसमें एक अर्थ निकल रहा है, संज्ञा की तरह अर्थ निकल रहा है, यानी कि क्रिया जो है वो संज्ञा की तरह प्रयोग की गई है। फिर लिखा हुआ है कि चलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, यानी कि चलना कौन सी क्रिया है, क्रियार्थक क्रिया है, क्योंकि ये संज्ञा के तरह यूज हुई है। चलिए हम लोग 9वीं क्रिया को देख लेते हैं। 9वीं क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। ये क्रिया का आखिरी भेद है। जिन क्रियाओं से यह ज्ञात हो कि कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी अन्य को करने की प्रेरणा दे रहा है, वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। नाम से हम लोग समझ सकते हैं। उदाहरण में लिखा हुआ है कि अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई, यानी कि अध्यापक ने छात्रों से कहा पुस्तक पढ़ने के लिए, पढ़वाई। क्वेश्चन बनेगा कि अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई में कौन सी क्रिया है, तो आपका आंसर होगा प्रेरणार्थक क्रिया। फिर है मालिक नौकर से काम करवाता है, करवाता में प्रेरणार्थक क्रिया है, यानी कि मालिक ने करवाया, नौकर ने खुद नहीं किया, मालिक ने करवाया। बाबूजी ने दर्जी से कुर्ता सिलवाया, मतलब कि क्रिया तो है लेकिन क्वेश्चन ऐसे सिंपल सा तो प्रश्न बनेगा नहीं कि मतलब कि सेंटेंस दे दिया जाए कि बाबूजी ने दर्जी से कुर्ता सिलवाया में क्रिया कौन है। ऐसे तो अब तो ऐसे प्रश्न बनते नहीं हैं, क्रिया के भेद बनते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मतलब कि क्रिया के भेद समझना जरूरी है कि कौन मतलब कि इसमें कौन से प्रेरणार्थक है या संयुक्त क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। फिर लिखा हुआ है 4 नंबर में, राजेश ने माली से फूल मंगवाए, खुद नहीं लाए, मतलब राजेश ने माली से मंगवाए, मतलब प्रेरणार्थक क्रिया है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने क्रिया से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको देख लिया है, क्रिया के भेद समझ लिए हैं।
अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरे चैनल के प्रति अगर कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट करके जरूर बताएं। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई मैं नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलेंगे ऐसी उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।